स्वतंत्रता अभियान के महान क्रांतिकारियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था, जो विशेषतः आज़ाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध थी। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र जी का ये प्रसिद्ध नारा था। उन्होंने अपने स्वतंत्रता अभियान में बहुत से प्रेरणादायक भाषण दिए और भारत के लोगों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे जानकीनाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र जी के पिता जानकीनाथ उस समय एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी वकालत से कई लोग प्रभावित थे। आपको बता दें कि पहले वो सरकारी वकील थे, इसके बाद फिर उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कटक की महानगर पालिका में काफी लंबे समय तक काम भी किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्हें राय बहादुर का खिताब भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। जानकीनाथ सरकारी अधिकारी होते हुए भी कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल होने जाते थे और लोक सेवा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आपको बता दें कि वे खादी, स्वदेशी और राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के पक्षकार थे। सुभाष चंद्र बोस की माता प्रभावती उत्तरी कलकत्ता के परंपरावादी दत्त परिवार की बेटी थी। वो बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की, स्वाभिमानी, समझदार और व्यवहार कुशल स्त्री थी। साथ ही इतने बड़े परिवार का भरण पोषण बहुत ही कुशलता से करती थी। साहसी वीर सुपुत सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन ले लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपने प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया था। पढ़ाई के प्रति अपने मेहनत और लगन से सुभाष चंद्र बोस ने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था और अपने अध्ययन से सफलता हासिल की थी। इसके बाद 1911 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बाद में अध्यापकों और छात्रों के बीच भारत विरोधी टिप्पणियों को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का साथ दिया और उन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया और परीक्षा नहीं देने दी थी। उन्होंने बंगाली रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा दी, लेकिन आंखें खराब होने की वजह से उन्हें मना कर दिया गया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए कैम्ब्रिज के फिट्ज विलियम कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने पिता जानकीनाथ की इच्छा पूरी करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने चौथे स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की और सिविल सेवा विभाग में नौकरी हासिल की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस लंबे समय तक इस नौकरी को नहीं कर पाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए ये नौकरी मानो किसी ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करने जैसी थी। इसलिए उन्होंने इस नौकरी को नैतिक रूप से नहीं स्वीकार किया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस नौकरी को छोड़ने का फैसला किया और वे भारत वापस आ गए। वही सुभाष चंद्र बोस के अंदर बचपन से ही देश प्रेम की भावना थी, इसलिए वे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संग्राम में विजयी होने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने पहला कदम समाचार पत्र स्वराज शुरू कर उठाया। इसके अलावा उन्होंने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लिए भी प्रचार प्रसार का काम संभाला। चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन और सहयोग के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इसके बाद जल्द ही उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति की अध्यक्षता हासिल की और 1923 में बंगाल राज्य के लिए कांग्रेस के सचिव के रूप में काम किया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड इस अखबार का संपादक बना दिया गया। इस अखबार को चित्तरंजन दास ने स्थापित किया था। इसके साथ ही बोस ने कलकत्ता नगर निगम के सीईओ पद के लिए भी सफलता हासिल की। राष्ट्रहित की भावना सुभाष चंद्र बोस में कूट कूट कर भरी थी।
इसलिए आज़ादी के लिए भारतीय संघर्ष में उनका राष्ट्रवादी नजरिया और योगदान अंग्रेजों के साथ अच्छा नहीं रहा। इसीलिए 1925 में उन्हें मांडले जेल में भेजा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1927 में जेल से बाहर आ गए। इसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक करियर एक आधार देकर विकसित किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के पद को सुरक्षित कर लिया और गुलाम भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने की लड़ाई में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करना शुरू कर लिया। सुभाष चंद्र बोस अपने कामों से लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ते रहे थे। इसलिए इसके 3 साल बाद उन्हें कलकत्ता का मेयर के रूप में चुना गया। 1930 के दशक के मध्य में नेताजी ने बेनिटो मुसोलिनी के समेत पूरे यूरोप की यात्रा की। अपने कामों से नेताजी ने कुछ ही सालों में लोगों के बीच अपनी एक अलग ही छवि बना दी थी। इसके साथ ही वे एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिसके चलते वे यूथ लीडर के रूप में लोगों के प्रिय और राष्ट्रीय नेता भी बन गए। दोस्तों, क्या आपको पता है, नेताजी की विचारधारा महात्मा गांधी जी से मेल नहीं खाती थी। कांग्रेस की एक बैठक के दौरान कुछ नए और पुरानी विचारधारा के लोगों के बीच मतभेद हुआ, जिसमें युवा नेता किसी भी नियम पर चलना नहीं चाहते थे, जबकि वे खुद के हिसाब से चलना चाहते थे। वही पुरानी नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। वही सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार भी बहुत अलग थे। नेताजी महात्मा गांधी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवानों वाली थी, जो हिंसा में भी भरोसा रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद गुलाम भारत को आज़ाद करने का ही था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नामांकन जीता था, उस समय उनके नामांकन से महात्मा गांधी जी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने बोस की प्रेसिडेंसी के लिए भी विरोध किया था, जबकि यह पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही था। बोस ने अपना कैबिनेट बनाने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेदों का भी संघर्ष किया। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनावों में बोस ने पटाभी सितारैया, जो कि गांधी जी के चुने हुए उम्मीदवार थे, उनको भी हरा दिया था। लेकिन लंबे समय तक उनकी प्रेसिडेंसी जारी नहीं रह सकी, क्योंकि उनकी विश्वास प्रणाली कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के विपरीत थी। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन में बीमारी की वजह से वह शामिल नहीं हो सके। इसके बाद 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हालांकि बोस ने ब्रिटिश शासकों का विरोध किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के सुव्यवस्थित और अनुशासित रवैये से बेहद प्रभावित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेतृत्व से बिना सलाह लिए भारत की तरफ से युद्ध करने के लिए वायसराय लिनलिथगो के फैसले के विरुद्ध में सामूहिक नागरिक अवज्ञा की वकालत की। उनके इस फैसले की वजह से उन्हें 7 दिन की जेल की सजा काटनी पड़ी और 40 दिन तक गृह गिरफ्तारी झेलनी पड़ी थी। गृह गिरफ्तारी के 41वें दिन जर्मनी जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस मौलवी का वेश धारण कर अपने घर से निकले और इटालियन पासपोर्ट में ओरलैंडो मैजोटा नाम से अफगानिस्तान, सोवियत संघ, मॉस्को और रोमन से होते हुए जर्मनी पहुंचे। एडम वॉन ट्रॉटजू-सोल्ज के मार्गदर्शन में सुभाष चंद्र बोस ने भारत के विशेष ब्यूरो की स्थापना की, जिसने जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो पर प्रसारण किया। सुभाष चंद्र बोस ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस तरह उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जर्मनी और जापान के सहयोग की मांग की। सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। वही फ्री इंडिया लीजियन के लिए लगभग 3000 भारतीय कैदी ने साइन अप किया था। जर्मनी का युद्ध में पतन और जर्मन सेना की आखिरी वापसी से सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का अंदाजा लगा लिया, अब जर्मन सेना भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने में मदद नहीं कर पाएगी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में
जर्मनी से सिंगापुर चले गए, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की उम्मीद फिर से जगाई। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को सबसे पहले कप्तान जनरल मोहन सिंह ने 1942 में स्थापित किया था। इसके बाद राष्ट्रीय नेता रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। बाद में रास बिहारी बोस ने इस संगठन की पूरी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। वही इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना को आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाने जाना लगा। नेताजी ने न केवल सैनिकों को फिर से संगठित किया, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में अप्रवासी भारतीयों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। वही लोगों में फौज में भर्ती होने के अलावा वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया। आज़ाद हिंद फौज ने काफ़ी विस्तार कर लिया और इस संगठन ने आज़ाद हिंद सरकार के एक अस्थायी सरकार के तहत काम करना शुरू कर दिया। उनके पास अपनी डाक टिकट, मुद्रा, अदालतें और नागरिक कोड थे और 9 एक्सिस राज्यों द्वारा स्वीकृत थी। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने भाषण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही उनके इस भाषण ने उस समय काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी। आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी ने अपने इस प्रेरक भाषण में लोगों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके इस भाषण का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि काफ़ी तादाद में लोग ब्रिटिश शासकों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। अब सेना आज़ाद हिंद फौज के मुख्य कमांडर नेताजी के साथ ब्रिटिश राज से देश को मुक्त करने के लिए भारत की तरफ बढ़ी। रास्ते में अंडमान और निकोबार द्वीपों को स्वतंत्र किया गया। इसके बाद इन 2 द्वीपों को स्वराज और शहीद का नाम दिया गया। इसके साथ सेना के लिए रंगून नया आधार शिविर बन गया। बर्मा मोर्चे पर अपनी पहली प्रतिबद्धता के साथ सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी लड़ाई लड़ी और आखिरकार इम्फाल मणिपुर के मैदान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने में कामयाब हो गए। हालांकि राष्ट्रमंडल बलों के अचानक हमले में जापानी और जर्मन सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। रंगून बेस शिविर के पीछे हटने से सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक हिंद फौज के राजनीतिक इकाई बनने के सपने को चूर चूर कर दिया। आज़ाद हिंद फौज की हार से निराश नेताजी ने सहायता मांगने के लिए रूस यात्रा करने की योजना बनाई, लेकिन 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी के विमान का ताइवान में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल नेताजी की लाश नहीं मिली थी, साथ ही उस दुर्घटना का कोई भी सबूत नहीं मिला था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी संशय है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तथा आज़ाद हिंद के कार्यवाहक के रूप में सुभाष चंद्र बोस खासे पहचाने जाते हैं। उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए हुए निडर और प्रेरणादायी योगदान की वजह से उनका जन्मदिन यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जितने कुशल संगठक और नेतृत्व करने में सक्षम व्यक्तिमत्व थे, उतना ही विचारों को कलम द्वारा प्रकट करने का कौशल्य भी उनमें था। उनके द्वारा लिखी हुई कुछ किताबें तत्कालीन समय के जनमानस में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। उनमें से कुछ किताबों के नाम इस प्रकार से है: द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1922, एन इंडियन पिलग्रिम, कांग्रेस प्रेसिडेंट, आज़ाद हिंद राइटिंग एंड स्पीचेस, एसेंशियल राइटिंग ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अल्टरनेटिव लीडरशिप और द कॉल ऑफ मदरलैंड। दोस्तों, ऐसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस जी को हम शतशः नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।